हेलो फ्रेंड्स, आइए सॉल्यूशन चैप्टर जो लेकर चल रहे थे क्लास 12th में उसके आगे हम बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बाकी है। मैं बॉइलिंग पॉइंट भी बता देता हूं, फिर मैं आता हूं राउल्ट्स लॉ पे। तो आइए मैं बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर लूं। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड क्या हो जाए, वेपराइज होकर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या हो, वेपर में कन्वर्ट हो और उनके वेपर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे सिंपल, द टेम्परेचर एट विच वेपर्स ऑफ लिक्विड becomes equal to external pressure ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए कुछ और छोटे छोटे पॉइंट ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड increases with increase in external pressure ध्यान दीजिएगा, बड़े काम का है। कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर किसी लिक्विड के लिए बढ़ाया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर सिंपल सा फंडा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ लिक्विड बढ़ाया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल अगर इसको मैं समझाना चाहूं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं। सिंपल, मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे कोई लिक्विड है, यहां पे मैंने पिस्टन लगाया है और यहां पे मैंने यहां पे रख दिया है 0.3 एटीएम। देन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं BP1। मैंने क्या कर दिया, इस पे मैंने क्या कर दिया, प्रेशर और बढ़ा दिया। प्रेशर मैंने 0.3 से उसमें क्या कर दिया, मैंने 2 एटीएम और ऐड कर दिया, 0.2 एटीएम। देन हमें क्या देखने को मिला कि अब हमारा यहाँ पे पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है 0.5 एटीएम का लग रहा है, 0.5 एटीएम का लग रहा है। देन आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, BP2 हो जाएगा। देखो इस प्रेशर पे इनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, वही लिक्विड प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कुछ और हो गया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जो एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं अगर हम उन्हें बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप एक इक्वेशन पढ़ते हो पीबी इक्वल टू एनआरटी, तो आप प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन लो, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल। तो ये ऐसे भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड decreases, then
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। ये भी बहुत ही काम का है, कह रहा है सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर कब डिक्रीज होगा? वेपर प्रेशर कब डिक्रीज होगा? जब वेपर कम बनेंगे। जब वेपर कम बनेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लिक्विड का बढ़ेगा। इसको समझने के लिए यहां पे समझिए मैंने क्या किया है, एक सेटअप तैयार किया। यहां पे मैंने देखा कि ये मोलिक्यूल जो है, यहाँ पे जो लिक्विड मोलिक्यूल है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आप एक काम सोचो, यहाँ पे क्या ये आसानी से वेपर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब आसानी से वेपर में नहीं जाएंगे, इनको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। लो हो जाएगा। क्यों? वेपर प्रेशर कब बनता था? आपको याद होना चाहिए, जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है तब ये वेपर एवोपरेट होकर जाते हैं और वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं। जब इनके बीच का जब अट्रैक्शन बढ़ा रहेगा, जब इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ा रहेगा तो ऑब्वियसली इनका वेपर प्रेशर कम होगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट चाहिए इनको तोड़ने के लिए, ये टूटेगा टूटेगा टूटेगा, तब जाकर ये क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो ये याद रखिएगा कि एज अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फिर मैं अब क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, और आगे मैं जो लेने वाला हूं वो हमारा है राउल्ट्स लॉ। तो ये सारी चीजें मैं हटाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देख लीजिए इसको। चलिए आइए आगे बढ़ते। अब यहां पे जो हम बात करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं, ये जो टर्म हम पढ़ रहे हैं इसी को हम जानते हैं किसके नाम से? राउल्ट्स के नाम से जानते हैं, राउल्ट्स लॉ के नाम से। ये क्या होता है? राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ जो है उन्होंने स्पेशली वेपर प्रेशर पे बताया था, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए और कंपोनेंट के लिए। तो आइए बात करते हैं राउल्ट्स लॉ ने क्या क्या बताया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन हमारा किस तरह का हो सकता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास सॉल्यूशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो आप बताओ सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट से मिलकर बनता है। और किससे मिलकर बनता है? सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा सॉल्यूट और मैंने यहां पे लिखा सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं। और ये जो केस ले रहे हैं वोलेटाइल, हम लिख दे रहे हैं लिक्विड है। लिक्विड है ये भी, ये लिक्विड है, याद रखिएगा ये लिक्विड है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूट का। देखो गैस और लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इफेक्ट आप प्रेशर पढ़े थे, जहां पे हेनरी लॉ आया था। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, या तो सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो सकता है। या तो सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, या तो सॉल्यूट हमारा क्या होगा? लिक्विड। अब यहां पे जो हम सॉल्यूट टर्म लेंगे, जो सॉलिड या लिक्विड वाला, तो सॉलिड लेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जहां पे रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे।
यहां पे जो हम सल्यूट लेने वाले हैं वो लिक्विड वाला लेंगे, और सॉल्यूट सॉलिड कहां लिया जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लिया जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन इनके बारे में। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सल्यूट जो है, जो सल्यूट है वो वोलेटाइल है, क्या है, वोलेटाइल सल्यूट है, वोलेटाइल सल्यूट है। अब अगर वोलेटाइल सल्यूट है तो आप ध्यान से देखो, अगर हमारा सल्यूशन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा सल्यूशन बन रहा है और इसमें जो सल्यूशन बना है ए भी लिक्विड है, जो हमारा सल्यूट है, हम बी डाल रहे हैं जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, ये भी क्या है, लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, ये जो वेपर्स बनेंगे, इसमें ए भी है और बी भी लिक्विड है, ए का भी लिक्विड है और बी का भी लिक्विड है। सिंपल सा आप ध्यान लगाइए कि ये ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, क्या ये दोनों वेपर बनाएंगे? हाँ, अगर सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल है तो ए यहां भी होगा और यहाँ पे बी भी होगा। क्यों? क्योंकि ए के भी वेपर बने होंगे और बी के भी वेपर बने होंगे, ए के भी वेपर बनेंगे और बी के, क्योंकि दोनों के दोनों हमने क्या लिया है, वोलेटाइल लिया है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो ये टोटल जो हमारा प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर, वो सॉल्यूशन का आएगा। क्यों? क्योंकि ए का भी वेपर प्रेशर है और बी का भी वेपर प्रेशर है। तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, मैं यहां पे लिखने वाला हूं, जो सल्यूट अगर वोलेटाइल होगा तो ये क्या होगा, कंट्रीब्यूट करेगा, कहां पे करेगा, कंट्रीब्यूशन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इनके वेपर्स क्या होंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट न होकर नॉन वोलेटाइल हो जाए, अगर हम यहां पे कहें कि ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल, ये केस कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप शॉर्ट में याद रखिएगा, NBS, NBS, NBS। तो अगर मैं बात करूं यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये वेपर नहीं बनाएगा, ये वेपर नहीं बनाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक सेटअप फिर से लेता हूं, इसमें मैंने ए डाला जो लिक्विड है, मैंने मान लीजिए बी डाला जो सॉलिड है, ये वेपर नहीं बनाएगा, ये NBS है, ये वेपर फॉर्म नहीं करेगा, ये वेपर नहीं बनाएगा। तो अब मैं कहूं इसमें बी भी है और इसमें ए भी है, तो ऊपर जो वेपर होंगे, ऊपर जो वेपर होंगे सॉल्यूशन के, वो केवल किसके होंगे, ए के होंगे। क्यों? क्योंकि बी तो वेपर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूशन का जब हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो बी का वेपर प्रेशर हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बी हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल वेपर फॉर्म नहीं करते। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो कंट्रीब्यूशन या नो कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में NBS पार्टिसिपेट नहीं करता, हम इसको काउंट नहीं करते। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं इस समय यहां पे राउल्ट्स लॉ में हम क्या लेने वाले हैं, तो हम लेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा लेंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कैसा लेंगे, हम लेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे, और हम यहां पे सॉल्वेंट कैसा लेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट। हम ऐसा सॉल्यूशन लेने वाले हैं, हम ऐसा सॉल्यूशन लेने वाले हैं जिसमें सॉल्यूशन जो हमारा प्रिपेयर होगा उसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल होगा, वेपर बनेगा, और सॉल्वेंट भी हमारा क्या होगा, वेपर बनेगा। अब मैं इसको हटाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा, राउल्ट्स ने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, राउल्ट्स ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स,
लॉ। इन्होंने कहा द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ component is, हाँ एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट की जगह पे वोलेटाइल कंपोनेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट कैसा है, वोलेटाइल है। कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन of that component in the solution, इसका मतलब समझिएगा क्या लिखा गया है। कह रहा था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर हम किसी कंपोनेंट का क्या निकाल रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, तो वह सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वह उसी कंपोनेंट में क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज कहना है किसका, राउल्ट्स का। ध्यान दीजिएगा, किसका कहना है, राउल्ट्स का। राउल्ट्स ने कहा, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेटअप तैयार करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने लिया ए और बी, हमने लिया ए और बी, ये लिक्विड है, यहां तक ये लिक्विड है। अब ये वेपर बनाया है, अब हम ये जानते हैं कि यहां पे भी ए और बी है, न ही ए प्योर प्रेशर लगा रहा है, न ही बी प्योर प्रेशर लगा रहा है। इस सॉल्यूशन पे टोटल प्रेशर कौन मिलकर लगा रहा है, ए और बी लगा रहा है। तो ए के लिए हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, बी के लिए भी क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर तो ए प्लस बी है, टोटल प्रेशर हमारा क्या है, ए प्लस बी है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब ए के लिए बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, जब हम बी के लिए बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, टोटल प्रेशर नहीं बोलेंगे। तो कह रहा है जिसका आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट। सपोज कर लीजिए आप ए का क्या निकाल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के मोल फ्रैक्शन के। यही चीज तो मैंने लिखवाया, देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional the mole fraction of that component। जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना होगा वह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसने बताया, राउल्ट्स ने बताया। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो यहां पे हम लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट मैंने लिखा P, यहां पे मैंने क्या लिख दिया है, यहां पे मैंने लिख दिया P, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इस कंपोनेंट को मैं किससे दिखा रहा हूं, एक्स से। एक्स हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन का साइन है, जिसे CHI के नाम से जानते हैं, काई सिंबल होता है ये। अब मैं कहूं कि यहां से मैं इसे लिखूं, यहां से मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन। अब आप बताओ, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है। तो हम यहां से जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लाएंगे P0x। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ऊपर लिखा भी है पार्शियल प्रेशर
ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अब ये जो है जिसका आप पार्शियल प्रेशर देख रहे हो, जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर देख रहे हो, उसका ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है। प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर हमेशा उस लिक्विड का क्या होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा। तो ये प्योर प्रेशर होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के लिए आप देखोगे उसी कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिस कंपोनेंट के लिए देखोगे मैं उसी कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर मान लो कि ए का देख रहे थे, यहां पे ए जो बनाए थे, ए का देखोगे तो यहां पे ए का पार्शियल प्रेशर देखा जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन देखा जाएगा, और ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर देखा जाएगा। किसी भी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर किसी फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, किसी भी लिक्विड के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जिस कंपोनेंट के लिए आप देखोगे, जिस कंपोनेंट के लिए उसका ये क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं इस पे ग्राफ ड्रॉ करिए, क्या करिए, ग्राफ ड्रॉ करिए। तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो ग्राफ कुछ आएगा, तो x वाले पे मोल फ्रैक्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ये हमारा पी नॉट हो जाएगा जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो लाइन कैसा आएगा, सीधी लाइन आएगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। जब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो है ना, मोल फ्रैक्शन 1 है। देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी नॉट हमारा पी के बराबर हो जाएगा, पी नॉट हमारा पी के बराबर हो जाएगा। ध्यान से, अगर ये वैल्यू 1 हुआ तो पी नॉट के बराबर हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे ये जो प्रेशर है पी नॉट के बराबर हो गया है। मोल फ्रैक्शन कितना हो गया है, 1 हो गया है। मोल फ्रैक्शन कितना हो गया है, 1 हो गया है। ये है ग्राफ मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच का। अगर पार्शियल प्रेशर हमारा इसके बराबर कब होगा, जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, कोई एक सिंगल लिक्विड होगा उसके लिए। तो मैं इसको हटाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए कर लीजिए, चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर किसके लिए, हम बाइनरी सॉल्यूशन लेने वाले हैं। और जो सॉल्यूशन हमारा होगा आइडियल सॉल्यूशन होगा। अभी आइडियल नॉन आइडियल इसी में आगे चलकर आएगा, हम उसकी बात करेंगे। हम यहां पे लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, containing 2 volatile liquid, ध्यान देना, अब हम आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हैं और आइडियल सॉल्यूशन पे लेकर हम वेपर प्रेशर देखने वाले हैं। राउल्ट्स का लॉ जो कहता है हम उस पे अप्लाई करेंगे, कुछ फॉर्मूला बनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा ध्यान देना। तो हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर किसके लिए, आइडियल के लिए। और कैसा सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाइनरी सॉल्यूशन, और वो देख रहा है कि ये सारा जो होगा वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए होगा, यहाँ पे 2 वोलेटाइल लिक्विड के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन
containing टू कंपोनेंट। जिस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उसमें दो कंपोनेंट मिक्स होंगे, एक सल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उसके अलावा कुछ और मिक्स नहीं होंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसमें दो ही कंपोनेंट होने चाहिए। कितने कंपोनेंट होने चाहिए? दो कंपोनेंट होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक सेटअप तैयार करते हैं और उस सेटअप के माध्यम से हम समझते हैं। हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर लिया है और हमने क्या कर दिया, इसमें लिक्विड रख दिया है। हमने इसमें क्या कर दिया है? लिक्विड रख दिया है। और कैसा लिक्विड है? ए और बी दोनों, ए है और एक बी है। ये ए है और इसी में क्या है? बी है। ए भी हमारा वोलेटाइल है, बी भी हमारा क्या है? वोलेटाइल है। ए भी हमारा वोलेटाइल है और बी भी हमारा वोलेटाइल है। ऑब्वियसली ये ए और बी किस में जाएंगे? वेपर में जाएंगे। किस में जाएंगे? वेपर में जाएंगे। ये किस में गए? वेपर में गए। ये वेपर में गए। तो अब ये आप बताइए, क्या ए और बी दोनों वेपर में जाएंगे? हाँ, दोनों वोलेटाइल है, दोनों वेपर में जाएंगे। तो यहां भी ए और यहां भी क्या होगा? बी। तो एक ऐसा प्रेशर लगा रहा है यहां पे, पार्शियल प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जिसे हम नाम देंगे पी ए, जिसे हम नाम देंगे पी ए। यहां पे हम बी की बात करते तो ये भी पार्शियल प्रेशर लगा रहा है, कंप्लीट तो लगा नहीं रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसे हम बोलेंगे पी बी। अगर हम राउल्ट्स के लॉ से, अगर हम राउल्ट्स के लॉ से बात करें तो ए का अगर हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम बी का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आइए यहां पे करके चेक करते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, जिसे हम किससे दिखाए हैं? पी ए से दिखाए हैं। दिख रहा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वही चीज तो मेरे पीछे राउल्ट्स ने बताया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, जिस कंपोनेंट की हम बात करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? अपने कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। अब अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाइए, तो ए कंपोनेंट की जो आप बात कर रहे हो, ए कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर रखना होगा, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। तो मैंने इसको हटाया, तो मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू क्या रखा? पी ए रखा। और ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ये क्या है? वेपर प्रेशर। ये क्या है? वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जब प्योर कंपोनेंट रहता है तब का ये वेपर प्रेशर है। और किसकी बात हो रही है? ए का। जब ए प्योर था उसका वेपर प्रेशर ये रखा गया है, जो कि कांस्टेंट होगा एक फिक्स टेम्परेचर पे। अब हम बात करेंगे बी के लिए, वही काम बी के लिए कर ले। तो हम बी के लिए क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो बी के लिए हम क्या नाम दिए हैं? पी बी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एक्स बी। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। मैंने क्या किया, यहां से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, तो मैंने लिखा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा? एक्स बी। ये क्या है? यहां पे देख लीजिए, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर कंपोनेंट बी, प्योर कंपोनेंट बी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है मैंने लिखा है ये बी का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, जो कि कांस्टेंट होगा, जिसे हमने क्या दिखाया, पी नॉट बी से दिखाया है। ध्यान दीजिएगा, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया, ये मैंने लिख दिया है। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं जगह लेता हूं। अगर मैं कहूं कि ए के लिए आप ग्राफ प्लॉट करिए, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखा जाएगा, यहां पे पार्शियल प्रेशर किसका लिखा जाएगा, ए का लिखा जाएगा, और ये आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं बी के लिए बात करूं तो ये एक्स बी होगा और ये पी बी होगा, और इसके लिए भी ये आएगा। ये दोनों के लिए ग्राफ हो जाएगा, दोनों के लिए ग्राफ हो जाएगा। मैं क्योंकि ग्राफ की भी मैं बात करने वाला हूं, तो इतना करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये दोनों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, इसको फिर मैं इसको, दोनों को यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा डाल्टन्स के बारे में। अब जो हम बात करेंगे डाल्टन्स के बारे में, तो डाल्टन ने कहा था किसी भी मिक्सचर के लिए अगर कोई भी सॉल्यूशन है, उसका प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स की मैं बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स की, अगर किसी सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना हो तो कैसे काम करना होगा, जो पार्शियल प्रेशर जितने भी होंगे, जितने भी पार्शियल प्रेशर होंगे, सबको क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, जो पी टोटल होता है वह पी ए प्लस पी बी, अगर और भी कंपोनेंट है उसमें तो क्या हो जाएगा, पी सी प्लस पी डी, जितने कंपोनेंट होंगे सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा पी टोटल यानी प्रेशर ऑफ टोटल निकलेगा। किसके लिए, सोल्यूशन के लिए निकलेगा। अभी आप बताओ ए के लिए क्या निकाले थे, पी ए इक्वल टू निकाले थे पी नॉट ए, और क्या निकाले थे, एक्स ए निकाले थे। फिर पी बी निकाले थे, पी बी इक्वल टू क्या था, पी नॉट बी, और क्या था यहाँ पे, एक्स बी था। हाँ, अब इसको अगर आप यहां पे रखते हो तो क्या लिखोगे, पी नॉट ए और एक्स ए प्लस यहां पे क्या लिख दोगे, पी नॉट बी, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे, एक्स बी। ये किसकी वैल्यू निकल कर आ रही है, पी टोटल की, पी टोटल की निकल कर वैल्यू आ रही है, पी टोटल की। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे क्या करता हूं, हमें मोल फ्रैक्शन आता ही है, हम लोग पहले पढ़े ही हैं, तो हमें ये पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है 1। देन वी कैन राइट हियर एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, एंड अदर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, सपोज करिए कि हमें सारा मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, एक मोल फ्रैक्शन पता है, तो हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे भी सॉल्व कर लेंगे अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी पता हो तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक्स बी की जगह पे मैं 1 माइनस एक्स ए रख देता हूं। देन आपको मिलेगा क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। आप इसे कर लो सॉल्व, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और माइनस क्या मिल जाएगा, पी नॉट बी, और मिल जाएगा एक्स ए। अब आप करो क्या, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, तो यहां से मिल जाएगा पी नॉट बी, और ये पीछे चला गया, ये मिल जाएगा पी नॉट ए, और ये क्या मिल जाएगा, एक्स ए मिल गया, ये आ जाएगा माइनस पी नॉट बी, और मिल जाएगा एक्स ए। अब देखो एक्स ए दोनों जगह कॉमन दिख रहे हैं, दोनों जगह कॉमन दिख रहे हैं, तो निकाल दो ना यहां से, तो ये मिल जाएगा पी नॉट बी प्लस, यहां से ये बाहर निकल जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो गया, और ये क्या आ जाएगा, एक्स ए निकल जाएगा। ये क्या निकला, पी टोटल।
मैं ये कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कि मैं अभी यहां पे इसको मैंने बदला है। मैंने किसको बदला है? इसको बदला है। अगर मैं इसको बदलूं तो क्या आएगा? इसको बदलूं तो क्या आएगा? आप बदल के चेक करिएगा तो आपको मिलेगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये मिलेगा एक्स बी। ये है पी टोटल, ये है पी टोटल। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसके लिए मोल फ्रैक्शन अगर पता रहे बी का, और क्या पता रहे हमें? पी नॉट बी और पी नॉट ए पता रहे, तो हम ये फॉर्मूला लगा के टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम आगे चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। इतना करिए, फिर मैं इसको हटाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है? आइए देखते हैं। अगर हम क्या करें, ग्राफ लें किसी सॉल्यूशन के लिए। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम ग्राफ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तब हमें क्या मिलता है? आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं, यहां पे रख रहा हूं, यहां पे मैं रख रहा हूं, यहां पे मैं रख रहा हूं b को, a को यहां पे मैं रख देता हूं x a इक्वल टू 0। इसका कांस्टेंट वैल्यू यहां आ गया। हम एक ही ग्राफ पे दोनों कंपोनेंट क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। एक ही ग्राफ पर दोनों कंपोनेंट को हम डिनोट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा जो ग्राफ है वो किसके लिए है? एक्स ए के लिए। यहां पे एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक है, तो यहां 0 है मोल फ्रैक्शन ए का, यहां पे मोल फ्रैक्शन क्या है? ए का 1 है। तो यहां पे क्या होगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे करके 1 तक आया होगा। अब मैं बात करता हूं बी के लिए। यहां पे ये बी हमारा 0 है और ये हमारा पी नॉट बी है, पी नॉट बी है, और ये हमारा एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 1। देखो अभी जस्ट मैंने जो ग्राफ बनाया था, अभी यहाँ पे एक ग्राफ मैंने बनाया था, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? मैंने लिखा था यहाँ पे पी नॉट ए की मैं बात कर लूं, यहाँ पे पी नॉट ए, पी नॉट ए। ठीक, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया? ए का 1 हो गया। यहाँ पे मैं बी की मैं बात कर लूं, पी नॉट बी, यहाँ पे एक्स बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 1। मैंने क्या कर दिया? इसी ग्राफ को ऐसे इस पे रख दिया, इसी ग्राफ को मैंने ऐसे उल्टा करके रख दिया। क्यों? आइए अभी देखते हैं। अब ध्यान देना, अगर मैं इस लाइन की मैं बात करूं, इस लाइन की मैं बात करूं, ये जो है बीच में क्या बताता है? मोल फ्रैक्शन बताता है। इससे मोल फ्रैक्शन वहां पे पता भी है, मोल फ्रैक्शन रहता है। ये पी नॉट बी है। मैं इस लाइन के लिए अगर मैं पार्शियल प्रेशर लिखूं तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और क्या निकलेगा? एक्स ए। इसके लिए मैं लिखूं तो क्या निकलेगा? पी बी इक्वल टू पी नॉट बी, और क्या निकलेगा? एक्स बी निकलेगा। अब आपके ध्यान में ये आएगा कि ये लाइन बड़ी क्यों है और एक लाइन छोटी क्यों है? दोनों वोलेटाइल लिक्विड हैं, दोनों मिसिबल हैं। मिसिबल का मतलब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, एक हमारे पास जो बी वाला स्पीसीज था, मैंने उसको सॉल्वेंट रख लिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने ए को मान लिया सल्यूट, ए को मान लिया सल्यूट, बी को मान लिया हमने सॉल्वेंट। तो हमने देखा कि बी की मात्रा अधिक है, बी की मात्रा क्या है? अधिक है। तो ये लाइन उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर अधिक हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ये इसका लेस क्वांटिटी रखा गया है। ठीक है, मिक्सर में मैं बात कर रहा हूं, मिक्सचर में, सॉल्यूशन में। तो हमने क्या किया? अगर हमने कहा इस लाइन को अगर मिलाया जाए,
इस लाइन को अगर मिलाया जाए, इस लाइन को मिलाया जाए तो ये लाइन किसके प्रेशर को बताएगा? पीएस को बताएगा, पी ए प्लस पीबी। यानी ये कंप्लीट जो निकाल रहा है वो एक सोल्यूशन के लिए, ये जो लाइन है वो सोल्यूशन के लिए बता रहा है वेपर प्रेशर, ये सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर बता रहा है। ये लाइन जो बता रहा है वो कंपोनेंट ए के लिए बता रहा है, ये लाइन जो बता रहा है वो किसके लिए बता रहा है? कंपोनेंट बी के लिए बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं किसी भी पॉइंट पे आप मार्किंग कर लो, किसी भी पॉइंट पे, सपोज करिए कि एक्स ए की मैं बात करूं, यहां पे 1 है, तो मैं मानता हूं एक्स ए यहां पे 1 है तो यहां पे 0.8 होगा, सपोज करते हैं। तो यहां पे एक्स बी की वैल्यू क्या होगा? 0.2 होगा। अब कहोगे सर क्यों 0.2 लिखे है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर एक कंपोनेंट का अगर 0.1 है तो एक कंपोनेंट का क्या होगा? 0.9 होगा, क्योंकि ओवरऑल मोल फ्रैक्शन हर जगह सिंगल कंपोनेंट के लिए 1 होता है। तो अगर मैं कहूं ए का इतना है तो ये बी का है, ठीक है, दोनों को ऐड करो 1 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। और इन पे आप वेपर प्रेशर निकालिए। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, यहाँ पे मार्किंग किया, ये लाइन किसके लिए? बी के लिए। तो ये जो निकल कर आएगा वो पी बी निकल कर आएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसे पीबी से बताया गया है। और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे ये पॉइंट पे, यहां पे जो पी ए आएगा ये क्या बताएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ध्यान देना, अब ये लाइन यहां पे जा रहा है, ये लाइन यहां पे जा रहा है, तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, और इसे हम बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे हम पी एस। ये क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर ऑफ, या पी एस, या सोल्यूशन लिख दीजिए, कहीं भी पॉइंट को मार्किंग कर लीजिए। अगर मैं कहूं कि यहां पे मार्किंग कर लीजिए, यहां जाइए, ये लाइन के रिस्पेक्ट में आइए, ये लाइन किसको बता रहा है? ए को बता रहा है, तो यहाँ पे ए का चेक कर लीजिए, यहां पे जाइए बी का चेक कर लीजिए, यहां पे जाइए सोल्यूशन का चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इससे हर एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटाऊंगा, आप एक बार देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इसको हटाता हूं। चलो मैं एक चीज और बता देता हूं। सपोज करो कि इधर मैं बात कर रहा हूं, तो a की वैल्यू 0 है, तो मान लीजिए a की वैल्यू इधर बढ़ेगा तो 0.2 आया, यहाँ पे 0.2, तो b की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 0.8 होगी। तो अब यहां से मार्किंग करना शुरू करो, यहां से चलो, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा, तो ये लाइन किसके लिए है? ए के लिए है, तो यहां पे पी ए आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। अब ये लाइन को ऐसे डॉट करके ले जाओ ऊपर, यहां पे चलो, यहां पे क्या आएगा? पी बी आएगा, क्योंकि ये लाइन किसकी है? बी की है, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अगर मैं क्या करूं, ये लाइन ऊपर ले चलूं, तो इसको मिलाओ, ये सोल्यूशन का पीएस निकल जाएगा, ये सोल्यूशन का इस पॉइंट पे पीएस निकल जाएगा। आप चेक कर सकते हो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे चेक कर सकते हो, इधर से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, फिर मैं हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन, किसके लिए?
वेपर फेज में और लिक्विड फेज में। ठीक है, हम यहां पे ले लेते हैं, लिख देते हैं यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। हम यहां पे लेने वाले हैं लिक्विड और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम देखें यहां पे, तो एक कंटेनर फिर बनाते हैं, फिर कैलकुलेशन किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। मैंने यहां पे एक कंटेनर बनाया, बन गया, इसमें ये सब लिक्विड है, ये ऊपर वेपर है, ये ऊपर वेपर है, ये ऊपर वेपर है, ये ऊपर वेपर है, पूरा ये लिक्विड है। इसमें देखिए ए और साथ में बी है, इसके मोल फ्रैक्शन को मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ऑफ कंपोनेंट ए। क्या लिखा जाएगा? एक्स ए लिखा जाएगा। सेम इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? एक्स बी। अब यही ए और बी किस में गया है? वेपर में भी गया है। किस में गया है? वेपर में भी गया है, वेपर में भी गया है। तो मैं ए की मैं बात कर लूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज जिसे हमने दिखाया है वाई ए से, यानी वेपर फेज में मैं मोल फ्रैक्शन को किससे दिखा रहा हूं? वाई ए से। लिक्विड में मोल फ्रैक्शन किससे दिखा रहा हूं? एक्स ए से। याद रखिएगा, मैं यही बात बी के लिए कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इक्वल टू वाई बी। ठीक है, वाई बी। अब मैं यहां पे यूज करने वाला हूं डाल्टन्स का लॉ को और राउल्ट्स के लॉ को। दोनों से हम देख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कहूं डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन कहते हैं, यहां पे देखिएगा कि डाल्टन कहते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो पार्शियल प्रेशर होता है, वो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये मोल फ्रैक्शन है, और ये पी टोटल यानी टोटल प्रेशर मैं लिख रहा हूं। ये टोटल प्रेशर जो पी से निकाल रहे थे, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। बट ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किस स्टेट में है? वेपर फेज। इन वेपर फेज। ये कहां पे है? वेपर फेज में है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? डाल्टन्स के लिए। तो मैं इन दोनों कंपोनेंट पे लगाकर चेक करता हूं। मैंने कहा ए का पार्शियल प्रेशर निकालिए, किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन्स के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? पी ए। ठीक है, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन वेपर फेज वाला लेना है। यहां पे देखो वेपर फेज, तो ए को हमने क्या माना है? मोल फ्रैक्शन वाई ए, और ये क्या रहेगा? पी टोटल। हो गया। अगर मैं बी की में बात कर लूं तो क्या हो जाएगा? पी बी, और ये क्या हो जाएगा? वाई बी, और क्या हो जाएगा? पी टोटल। देखो ये हमारा ए का है, किसके लिए? डाल्टन्स के लिए। कहां पे निकाल रहे हो? यहां पे निकाल रहे हो, यहां पे बात कर रहे हो, यहां पे बात हो रही है। चलिए अब हम आते हैं राउल्ट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने कहा पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो आप निकालेंगे पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ए नहीं, अभी रख लेंगे। ये वाला फॉर्मूला किसने दिया? ये वाला फॉर्मूला हमारा
राउल्ट्स ने दिया, राउल्ट्स ने कहा P इक्वल टू P नॉट और मोल फ्रैक्शन ये होगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन होगा। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट A के लिए और B के लिए इन लिक्विड फेज, तो मैंने यहां पे लिया पार्शियल प्रेशर A और ये हो जाएगा P नॉट A और ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगर मैं B के लिए मैं बात करूं तो PB और ये हमारा क्या हो जाएगा P नॉट B और मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये दोनों मिल गए। अब दोनों में अगर देखा जाए, दोनों में देखा जाए, ये भी पार्शियल प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर, दोनों को हम इक्वलाइज कर देंगे। दोनों को हम क्या करने वाले हैं, इक्वलाइज करने वाले हैं। तो मैं यहां पे करता हूं R इक्वल टू डी। R इक्वल टू डी का मतलब राउल्ट इक्वल टू डाल्टन, राउल्ट इक्वल टू डाल्टन। तो राउल्ट का लॉ क्या कहता है और डाल्टन का लॉ क्या कहता है, देख लो। तो राउल्ट ए के लिए बात करते हैं, कंपोनेंट फॉर कंपोनेंट ए। अब मैं ए कंपोनेंट की बात करूं तो ए का केस लो, इसको उठाओ और इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। तो मैंने लिख दिया वाई ए पी टी इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए रख दिया। हमने कहा मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालना है, तो वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी को उधर भेज दो, पी नॉट ए और ये हो जाएगा एक्स ए और ये क्या निकल जाएगा, पी टी निकल जाएगा। क्या आपको पता है पी टी की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए एक्स ए, नीचे लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और क्या था एक्स बी। पीछे पी टी का वैल्यू निकलवाए हैं, राउल्ट्स और डाल्टन्स वाला पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का वैल्यू रखकर मैंने निकलवाया है। अब मैं बात करता हूं कंपोनेंट बी के लिए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट बी। अगर मैं बी की मैं बात करूं तो इसको और इसको इक्वलाइज कर लिया जाए तो वाई बी इक्वल टू निकल कर आएगा, वाई बी और पी टी इक्वल टू निकल कर आएगा यहां पे पी नॉट बी और ये हो जाएगा एक्स बी। यहां से वाई बी की वैल्यू निकाल कर देखो, यहां से वाई बी की वैल्यू निकाल कर देखो तो वाई बी इक्वल टू निकल कर आएगा यहां पे पी नॉट बी एक्स बी और नीचे क्या हो जाएगा यहां पे पी टी। और पी टी की वैल्यू देखो मोल फ्रैक्शन में, ये देखो गैस वाला, ये देखो मोल फ्रैक्शन जो वेपर वाला जो है। अब यहां पे एक काम कर सकते हो, पीटी की वैल्यू रख लो, तो पीटी की वैल्यू रखने पे आएगा वाई बी और ये हो जाएगा पी नॉट बी और ये हो जाएगा एक्स बी। यहां पे लिखिए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। ये बी वाला मोल फ्रैक्शन निकल गया और ये ए वाला मोल फ्रैक्शन निकल गया। तो आप चाहो तो राउल्ट्स और डाल्टन्स के लॉ को आप कंपेयर कर सकते हो और पूरा डेराइव कर सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो और इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं इतना रहने देता हूं, फिर मैं मिलता हूं कुछ ग्राफ के बारे में, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने।